हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज के साथ ह्यूमन का क्या रिलेशनशिप है, फिर हमारी जो नेचुरल रिसोर्स है उनका मतलब क्या होता है और नेचुरल रिसोर्स है किसका। तो हर जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए नेचुरल रिसोर्स अलग तरीके से, कुछ लोग उसको डिवाइन मानते हैं, कुछ जो कम्युनिटी है उसको क्या मानती है कि नेचुरल रिसोर्स एक यूज़ करने का जरिया है जिससे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। अब हमको देखना है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या है एनवायरनमेंट का। तो साइंटिफिक मतलब साइंस के नज़रिए से, पर्सपेक्टिव मतलब नज़रिए से हम एनवायरनमेंट को किस किस दिशा में देखते हैं, कैसे देखते हैं। तो past 17 years, environmental scientists have been raising question about the degradation of environment from a scientific perspective. For example, in the decade of 1950s, many people noticed that they seldom heard the chirping of birds or buzzing of bees and insects in part of America. Subsequent studies traced drastic fall in their population to the extensive and persistent use of chemical pesticides. तो 70 जो पास्ट 70 ईयर्स है उसमें जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं वो हमेशा से क्वेश्चंस अराइज करते आ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछते आ रहे हैं कि जो एनवायरमेंट है उसका हम खनन कैसे कर रहे हैं, हम उसको डिग्रेड कैसे कर रहे हैं और इसका ये साइंटिफिक रीजंस दे रहे हैं। तो जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे, जब 1950s का दौर था तो उसमें बहुत लोगों ने ये नोटिस किया कि उन्होंने कभी मतलब वो चिड़ियों की जो चहचहाहट होती है वो नहीं सुन पा रहे हैं, कहीं मक्खियाँ नहीं दिख रही, जो बसी जो मधुमक्खी बी बी करके आती है तो उस तरीके का आवाज़ नहीं आ रहा है, कहीं कोई इंसेक्ट्स नहीं दिख रहा है। तो ये अमेरिका में हो रहा था कि इस एरिया जो अमेरिका का जो पार्ट है वहाँ पे लोगों को ये जो नेचुरल जो फिनोमिना होता है नेचर का, जहाँ पे हम चिड़ियों की आवाज़ सुनते हैं, तितलियाँ देखते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं दे रही थी। तो अब फिर स्टडी हुआ और ये पता चला कि ये जो पॉपुलेशन है, ये जो नेचुरल जो क्रिएचर्स हैं, इनके जो पॉपुलेशन है ये क्यों ख़त्म हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा और परसिस्टेंट मतलब लगातार जो है केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा था। तो रसल चार्सन इन 1960s बुक साइलेंट स्प्रिंग starkly highlighted the distressing effect of indiscriminate pesticide use on environment, with human too falling a prey to their impact. अब उसके बाद रैसल चार्सन ने अपनी बुक साइलेंट स्प्रिंग एक सीज़न होता है जब फूल खिलते हैं और एक सुहाना मौसम होता है, चिड़िया, तो ये जो है इन्होंने स्टार की मतलब कटाक्ष देते हुए, व्यंग करते हुए ये बुक को लिखा कि साइलेंट स्प्रिंग मतलब इस स्प्रिंग में जो है कोई चिड़ियों की आवाज़ नहीं है, कीड़ों का टर टर वाला आवाज़ नहीं है। तो ये उस चीज़ों को बताना चाह रहे थे कि जो इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहा है जिसके कारण जो है एनवायरनमेंट में क्या नुकसान हो रहा है, तो छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और इसका इम्पैक्ट सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है, ह्यूमन्स पे भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। हर रिसर्च शोड हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज डैमेज्ड the environment, affect human lives as well. For example, the DDT used to eradicate mosquitoes find its way into fish in the lakes and the rivers. Even small amount of this toxic chemical can contaminate and kill the fish. अब इसका मतलब इन्होंने जो रिसर्च किया, जो बुक लिखी और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं कि कैसे वो डैमेज कर रही है उसके बारे में उन्होंने लिखा। अब ह्यूमन्स का लाइफ भी है इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। जैसे कि DDT एक केमिकल है जो मॉस्किटोज़ को मारने के लिए यूज़ किया जा रहा था, कॉन्स्टेंटली उसका स्प्रे होता था, लेकिन वो जो केमिकल है अगर वो लेक्स या रिवर्स तक पहुंच जाता था तो वो जो टॉक्सिक केमिकल है वो मछलियों को भी मारने में सक्षम था। इतना होता था कंटामिनेट, मतलब क्या होता है, दूषित कर देना, वो पानी को दूषित करके जो मछलियाँ हैं उनको भी मार देता था। When human and birds consume the contaminated fish, the trace chemical residues are still enough to cause them harm. अब जब ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, ये जो कंटामिनेटेड, ये जो गलत तरीके से मरी हुई फ़िश है या फिर उनके अंदर ये केमिकल है, तो इसको अगर वो कंज्यूम करते हैं तो इससे ह्यूमंस को भी हार्म होता था, नुकसान होता था। फॉलोइंग द पब्लिकेशन ऑफ साइलेंट स्प्रिंग, साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड बिगन कंडक्टिंग रिसर्च ऑन हाउ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इज अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। अब इस जो बुक है साइलेंट स्प्रिंग, उसके बाद से साइंटिस्ट पूरे विश्व में जो इतने साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है स्टडीज़ करना चालू किया कि जैसे
जैसे इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस कर रही, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसके बाद जो है एनवायरनमेंट में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो यह बुक का कवर यहाँ पे दिया हुआ है। तो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट से दैट अवर नेचुरल अर्थ इज वास्ट एंड wealth and is vast and complex web in which damage to a small segment can impact the whole system. Every part of nature, whether non-living like water, air, rocks or soil, or living like insects, birds, animals or crops is interconnected. तो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट का ये था कि जो हमारा नेचुरल वेल्थ है, ये क्या है, जो नेचर है वो क्या है, बहुत बड़ा है और बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और जितने भी क्रिएचर्स हैं छोटे से बड़े, वो क्या है, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसमें एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। और हर एक पार्ट जो नेचर का, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, लिविंग में जैसे कि हम आ जाते हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और जो नॉन लिविंग है वाटर, एयर, रॉक्स, ये सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एन एक्टिविटी इन वन पार्ट कैन अफेक्ट द other. If you use pesticides to control insects, they not only kill the insects but also enter our body via the food grain we eat or the bodies of the domestic animals via the hay they consume. अब ये जो एक्टिविटी है, एक पार्ट से एक पार्ट को हम ख़त्म करने के लिए अगर कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको भी इफेक्ट करता है और पूरे नेचर को इफेक्ट करता है। जैसे कि पेस्टिसाइड, इंसेक्ट्स को रोकने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। और ये जो पेस्टिसाइड्स है ये इंसेक्ट्स को तो किल करते ही करते, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो क्रॉप्स है उसमें भी तो वो लगते हैं। अगर हम क्रॉप्स में इंसेक्टिसाइड्स डाल रहे हैं तो इंसेक्ट्स तो मर गए, लेकिन वो जो इंसेक्टिसाइड है वो कहीं ना कहीं क्रॉप्स में भी रह जाता है और उसी को हम खाते हैं, तो वो जो टॉक्सिक मटेरियल है वो क्या हो गया, जहरीला पदार्थ है, वो हमारे अंदर भी आ रहा है। और ये जो है, ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो वहाँ पे विचरण, हम ना फूड ग्रेन तो हम खाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो वहाँ जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है और गाय है, वो अगर इन चीज़ों को खाते हैं तो इनको भी नुकसान होता है। तो these or toxic chemical accumulate in our body can cause long-term diseases such as cancer. If we release toxic industrial effluents into rivers and streams, then fish and other living organisms in the water, animals drinking the water and human who eat the fish are affected. तो वैसे ही अगर जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, अगर ये जो टॉक्सिक केमिकल्स वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो रिवर और स्ट्रीम्स तक पहुँच जाते हैं, तो फिर क्या होता है, जो फ़िश है, जो मछलियाँ हैं उस तालाब में, या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रह रहे हैं, या फिर हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ से पानी पी रहे हैं, जैसे कि गाय है, बैल है, जो भी पानी पी रहा है, या फिर ह्यूमंस उस तरीके के जो मराइन चीज़ें हैं जैसे फ़िश वगैरह खा लेते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, उनको भी इफेक्ट होता है। इन द सेम वे एयर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग एक्टिविटीज इन द सेम वे जो एयर पोल्यूशन है, जो एयर पूरा दूषित हो रहा है, पेड़ों को डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटा जा रहा है, और जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है ये एनवायरनमेंट को बहुत हद तक इफेक्ट करते हैं। तो ऑल दिस हैपन बिकॉज ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ आर इंटरवाइंड। इंटरवाइंड मतलब एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि पेड़ पौधे को हम खाते हैं, हम खाते हैं, हमको उनसे खाना मिलता है, तो वैसे ही बहुत सारे जो जीव हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो फिश डाइंग डेड ऑन द शोर्स ऑफ लेक, तो मछलियाँ जो है दूषित पानी के कारण क्या हो गई है, मर गई हैं और झील के किनारे पहुंच गई है। तो वेस्ट क्या होता है, ऐसा चीज़ जो हमारे लिए अब काम का नहीं है। तो दे आर अनयूटिलाइज एंड डिस्कार्डेड कॉम्पोनेंट ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन प्रोसेस। तो ये वेस्ट क्या होता है, जो अब काम का नहीं है, ठीक है, या फिर वो ठीक है, अनयूटिलाइज मतलब वो हमारे काम का नहीं है, या तो डिस्कार्ड किया गया है, उस केमिकल को यूज़ कर दिया, अब उसका यूज़ नहीं है। तो जो डिस्कार्डेड मतलब फेंक दिया जाने वाला जो सामान है, जो प्रोडक्शन और कंजप्शन प्रोसेस में यूज़ होता है, जैसे कि बैगेसेस इज थ्रोन अवे फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग जूस फ्रॉम शुगर केन, द रैपर वी थ्रो अवे आफ्टर ईटिंग द पैकेट ऑफ बिस्किट, द अनयूजेबल पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्रीज, और केमिकल लैडन वाटर, स्मोक रिलीज्ड आफ्टर प्रोडक्शन। तो ये सारे जो है किस में आते हैं, वेस्ट में आते हैं। तो जैसे हम गन्ना जूस पीते हैं, तो गन्ना जूस के बाद जो उसका जो रेसिड्यू पार्ट रहता है, जो उसकी छाल रहती है, वो क्या हो जाता है, एक वेस्ट है। हम कुछ खाते हैं, उसका रैपर हो गया, जो पॉलीथीन में वो रैप रहता है, बिस्किट वगैरह जो रैप रहता है वो हो गया। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं और केमिकल्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं,
तो वो सारे जो है वेस्ट में आते हैं। तो मैनी वेस्ट मटेरियल कैन फाइंड अदर यूजेस, तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल है उनके अदर यूजेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन बर्न बैसेस एज फ्यूल और यूज इट टू मैन्युफैक्चर पेपर। तो अगर जो गन्ना जूस का जो उसका रेसिडुअल पार्ट रहता है तो उसको हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर उससे पेपर बन सकता है। वी कैन ऑल्सो रिमूव हार्मफुल केमिकल फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर एंड स्मोक विद स्पेशल इक्विपमेंट एंड रीयूज द वाटर। तो वैसे ही हम जो हार्मफुल केमिकल्स हैं पानी से निकाल के उसको, और स्मोक है उसको स्पेशल इक्विपमेंट से ट्रीट करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ बैडली इफेक्टेड द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल वेब। द अर्थ natural resources are not inexhaustible. Using this indiscriminately will deplete them permanently. Our natural resources will be lost for good at our current rate of utilizing these assets. Many rivers are turning into open drains. Land and water are prone to pollution. In fact, in coming years will be grievous. In this chapter, we shall reflect on these problems by trying to understand the nature of our resources. तो large scale बहुत सारा जो industrial production, इतनी इंडस्ट्रीज बन गई है तो इससे जो है जो हमारा जो एनवायरमेंटल वेब है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ रहा है। तो बैडली अफेक्टेड मतलब बहुत ज़्यादा उसको वहाँ पे नुकसान हो रहा है जो हमारा एनवायरमेंटल वेब है वहाँ पे। तो जो अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ऐसा नहीं है कि वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो नेचुरल रिसोर्स कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे और उनको लगातार इंडिस्क्रिमिनेटली मतलब बेधड़क यूज़ करने से क्या होगा, वो कभी ना कभी जो है परमानेंटली जो है ख़त्म हो जाएंगे। और अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो गए, जैसे हम करंट रेट से अगर यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म होने की कगार पे आ जाएंगे। और बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो क्या बन गए हैं, नाला बन गए, ओपन ड्रेन्स बन गए जहाँ लोग अपने मतलब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको ड्रेन कर दिया जाता है, जो पब्लिक वेस्ट है उसको ड्रेन कर दिया जाता है। तो लैंड और वाटर ये पोल्यूशन पूरा मतलब पॉल्यूट होते जा रहे हैं और आगे आने वाले साल में जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होने वाला, ग्रीवियस मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाएंगे अगर हम इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे। और इस चैप्टर में हम ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कोशिश करेंगे समझने की, अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे जो है हम ये जो वेस्ट है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। और ये जो प्लास्टिक वेस्ट है जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए हर्डल है, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं। देखिए बहुत सारे मीन्स हैं लेकिन ये किसी अकेले का इनिशिएटिव नहीं हो सकता, हम मिलके करें तो शायद हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से एनवायरनमेंट को हम बचा सकेंगे। तो उसके बाद हमको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखना है। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज इन विच ह्यूमन डज नॉट प्ले अ रोल। Humans only extract resources from their natural settings. For example, wood we collect from the forest is a natural resource, but the cotton we grow in the fields is not. Similarly, the iron ore we mine is a natural resource, but steel we make it's not. तो natural resources वो resources होते हैं, resources मतलब जो चीज़ हमारे जो काम आने वाली है, तो वो resources होते हैं जिसमें human का कोई हाथ नहीं रहता, वो अपने से बनते हैं। तो human क्या करते हैं, वो resources को natural setting जहाँ पे भी है, जैसे जहाँ पे भी जो लोकेशन है गैस के फॉर्म में है या मिनरल्स के फॉर्म में है, तो उसको उस तरीके से है वहाँ से निकालते हैं और यूज़ करते हैं। जैसे कि वुड्स जो हम कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट से वो एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन कॉटन जो हम ग्रो करते हैं फील्ड्स में वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है। वैसे ही आयरन ओर जो है जिसका माइनिंग की जाती है जिससे स्टील बनता है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन अगर हम स्टील की बात करें कि स्टील हमने बनाया है, आयरन ओर से बनाया है तो स्टील नहीं होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वेज। रिसोर्सेज डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स लाइक सच एज वुड, फिश एक्सेट्रा आर ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। कोल, मिनरल ऑयल also belong to this category because they fossil living beings. Non-living physical resources such as land, air, water, metallic minerals etc. belong to the category of inorganic resources. तो natural resources को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसमें एक क्या तरीका है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग बींग से बना हुआ है, इनऑर्गेनिक मतलब जो नॉन लिविंग बींग से बना हुआ है। तो रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग से बने हुए जैसे वुड हो गया, फिश हो गया, तो ये ऑर्गेनिक रिसोर्सेज हैं। कोल और मिनरल ऑयल को भी हम नेचुरल रिसोर्सेज में मानते हैं क्योंकि ये जो लिविंग बींग्स थे जो बहुत साल पहले फॉसिल्ड हो गए थे। फॉसिल का प्रोसेस क्या होता है हमने साइंस में पढ़ा है। तो
प्रोसेस के कारण, ठीक है, बहुत 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 साल पहले जो है नीचे दब जाने के कारण, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ फॉसिल्स होते क्या हैं, ऐसे प्लांट्स एनिमल जो बहुत साल पहले नीचे दब गए थे, तो एक एक्सट्रीम जो अर्थ का हीट है, प्रेशर है, उस उस प्रेशर में, हीट में वो क्या हो जाते हैं, एक अलग तरीके के मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे फॉसिल कहा जाता है। वैसे ही नॉन लिविंग फिजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं, लैंड, एयर, वाटर, मेटेलिक मिनरल्स, ये सारे इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज में आते हैं। We can also classify resources according to whether they are replenished in nature or not। तो वैसे ही हम जो है सेकेंड कैटेगरी जो है जिसमें हम रिप्लेनिशमेंट में, रिप्लेनिश मतलब अपने से वो वापस आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, ठीक है, मतलब नेचर उसको फिर से बना पाता है कि नहीं पाता, उसमें आते हैं। तो रिसोर्सेज दैट रिप्लेनिश नेचुरली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नेचुरली जो अपने आप को बना लेते हैं वो वापस आ जाते हैं, उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। और जो फाइनाइट क्वांटिटीज़ में है, मतलब लिमिटेड क्वांटिटीज़ में है, जो अपने से नहीं बनने वाला और उसको बनने में बहुत सारे सालों लग जाते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स की हमने बात की, तो ये क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। तो रिन्यूएबल जैसे कि सोलर एनर्जी है, लैंड है, एयर है, ये सारे क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। तो दे रिप्लेनिश बाय नेचुरल प्रोसेस। तो नेचुरल प्रोसेस जो है उससे क्या हो जाते हैं, ये फिर से वापस आ जाते हैं। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन अर्थ, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल्स एक्सेट्रा। इफ ह्यूमन डू नॉट इंटरफेयर इन दिस नेचुरल रिन्यूएबल प्रोसेस and utilize them carefully, they will be constantly available। तो जो भी रिसोर्सेस हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, एयर, वाटर, फॉसिल, तो ये सब क्या है, नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आते हैं। और अगर जो है ह्यूमंस जो है इनके जो रिन्यूएबल प्रोसेस है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा और ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसको अच्छे से यूज़ करेगा, वाइसली यूज़ करेगा, तो ये हमेशा हमारे पास कॉन्स्टेंटली, मतलब हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। हाउएवर देयर इज अ लिमिट ऑफ यूटिलाइजेशन, एक्सीडिंग दिस लिमिट और स्पॉइलिंग द रिसोर्स लीड टू देयर डिग्रेडेशन एंड अफेक्ट देयर रिन्यूएबल। तो ये जो है इनको लिमिट में हमको यूटिलाइज करना है। लिमिट मतलब एक सोच समझ के हमको इनको यूज़ करना है। यूटिलाइजेशन मतलब यूज़ करना है, और एक लिमिट के बाद अगर हम यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिग्रेड करना चालू कर देंगे, कम करना चालू कर देंगे, हम ख़त्म करना चालू कर देंगे, और इनका जो रिन्यूएबल प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, वाटर जो है हमेशा अवेलेबल है अर्थ में, तो वाटर क्या होता है, इवापोरेट होता है ओशियन और कंडेंस होता है, और उसके बाद रेनफॉल होता है। तो सम ऑफ ये जो रेनफॉल है वो नीचे ग्राउंड पे जाते हैं और कलेक्ट होते हैं ऐसा ग्राउंड वाटर, ठीक है, रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर अंदर में होता है, ठीक है। जब हम बोर कराते हैं तो बोर से पानी कहाँ से आता है, तो बोर में पानी आता है ग्राउंड वाटर से। द रेस्ट फ्लोस इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम टू रीच द ओशन, और उसके बाद का जो है वो रिवर्स और ओशन स्ट्रीम्स में जाता है और ओशन तक पहुँचता है। तो दिस एंडलेस साइकिल रिन्यूज वाटर। तो ये जो एंडलेस साइकिल है वो वाटर को रिन्यू कर देता है। However, obstacles in the process disrupt the water cycle. For example, depletion of forest cover result in less water seeping into the earth. अब यहाँ पे देखिए, जब ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, जब पानी गिरता है तो क्या होता है, पानी ज़मीन पे आता है, और जितना पानी ज़मीन सोख सकता है उतना ज़मीन के अंदर जाता है, और उसके बाद का पानी जो है बह के नदियों में जाता है, ये हमने देखा। लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं इस प्रोसेस में, जैसे कि जो फॉरेस्ट के जो कवर है, जो फॉरेस्ट है उसको काटे जा रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। तो इससे क्या होता है, फॉरेस्ट जो है वो क्या काम करता है, मिट्टी को रोक के रखने का काम करता है, और इस प्रोसेस में बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो यहाँ पे देखिए, जब फॉरेस्ट कवर रहता है, फॉरेस्ट तो जो उनकी जड़ है उसके साथ जो है पानी धीरे धीरे आगे जाएगा, तो मैक्सिमम जो पानी है वो नीचे सीप मतलब सोखने का काम करेगा। लेकिन फॉरेस्ट कवर के कम होने के कारण जो पानी जो है वो डायरेक्टली फ्लो होता है और डायरेक्टली जाके नदियों में मिल जाता है, तो ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज नहीं हो पाता। तो इससे जो ग्राउंड वाटर जो है रिचार्जिंग का उसका जो है वो इफेक्ट होता है। तो द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर कॉसेस डग वेल्स एंड बोर वेल्स टू ड्राई अप। तो अब ग्राउंड वाटर की कमी है, ग्राउंड वाटर में पानी की कमी है, तो इसलिए जो कुएं खुदे हुए हैं, डग वेल्स मतलब जो कुएं हैं, और जो बोरवेल्स है, जो बोरिंग होता है, वो सूख जाते हैं। वी रिलाइज पॉल्यूटेड वाटर, वी रिलीज पॉल्यूटेड वाटर इनटू आवर रिवर्स। इफ द वॉल्यूम ऑफ पॉल्यूटेड वाटर इज लिमिटेड, देन द organisms living in the water, flowing water, have to
have the capacity to clean the pollution. However, we release excessive quantity of waste into our rivers nowadays. अब देखिए जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, ठीक है, वह हम जो पॉल्यूटेड वाटर को जब हम रिवर्स में छोड़ देते हैं तो ये जो वॉल्यूम है पॉल्यूटेड वाटर का ये क्या होते जाता है, बहुत ज़्यादा होते जाता है। तो इससे क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जो पानी में जो जीव जंतु रहते हैं फ्लोइंग वाटर में, तो इनकी एक कैपेसिटी होती है कि वो पानी को क्लीन करते हैं, ठीक है। जो भी वहाँ पे मछलियाँ होती हैं और जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनमें कैपेसिटी है कि वो पानी को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो पॉल्यूटेंट्स जो हैं पानी में छोड़ देते हैं, जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको मिला देते हैं, तो इनकी कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए जो है एक्सेसिव जो वेस्ट है वो हमारी नदियों में जमा होने लग गया है। तो डैम एंड इरिगेशन कैनाल्स कैन ऑल्सो रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स। तो अगर हम डैम्स बना के रखें, इरिगेशन कैनाल्स बना के रखें, तो इससे भी जो है डायरेक्टली जो वाटर है वो रिवर्स में फ्लो नहीं होगा, उनको थोड़ा टाइम मिलेगा कि वो ज़मीन में नीचे सोख ले और इससे क्या है, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे फिगर 1.4 में दिया हुआ है कि पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स। तो हमें देख सकते हैं कितना गंदगी मचा के रखा है किसने, हमने। तो यहाँ पे एक बात जो है आजकल बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह में, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक भी है कि नदियों में जो है, जो हम पूजा का सामान डालते हैं, ठंडा करना बोलते हैं, तो वो उस चीज़ों से बचे। अगर आप अपने घर पे पूजा करते हैं और उसमें फूल वगैरह चढ़ाते हैं, तो एक अगर हम घर में अगर कोई मिट्टी का स्थान है तो वहाँ थोड़ा सा गड्ढा रखें, वहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद वो खाद बन जाएगा। नदियों में डालने का उसका कोई तात्पर्य बनता ही नहीं। अगरबत्ती का जो पैकेट है और भी धूप बत्ती का जो पैकेट है उसको वहाँ पे डिस्चार्ज करने का कोई मतलब नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो अगरबत्ती के जो पैकेट्स हैं उसमें भगवान की फ़ोटो लगा दी जाती है, तो इससे लोगों को भी लगता है कि हम उसको डस्टबिन में कैसे डालें, तो नदियों में ही उसको प्रभावित करने का ऑप्शन दिखता है। लेकिन नदियों में भी प्रभावित हो पर मतलब वो कहाँ जाएगा, सड़ेगा गलेगा, कहाँ जाएगा, उन नदियों को गंदा करेगा। इसलिए जो भी आपके पास सामान है उसको खुद डिस्पोज करने की कोशिश करिए। नदियों में जाके बहाने से वो आपके लिए ना अच्छा है, ना भगवान के लिए अच्छा है, ना हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। तो आगे बढ़ेंगे। When the rivers are unable to clean themselves, they turn into cesspools. We need to find other use of this waste if we wish to erase this pollution. तो जैसे कि जब हम रिवर्स जो है अपने आप को क्लीन नहीं कर पाते, जैसे हमने देखा कि रिवर्स के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को क्लीन कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने आप को वो नहीं क्लीन कर पाएंगे तो ऊपर में क्या होता है, एक मतलब गटर की तरह ये बन जाता है। जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और ये नदी फिर नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, एक सेसपूल बन जाएगा। एक मतलब जैसे रहता है ना, जब हम घर पे गड्ढा बनाते हैं जहाँ पे सीवेज वाटर जमा होता है, इस तरीके का हो जाएगा। तो हमको ये करना पड़ेगा कि हम ये जो पोल्यूशन हो रहा है इसको रोकें। तो एग्जाम्पल, वी कैन कंपोस्ट वेस्ट एंड रिसाइकल वेस्ट वाटर फॉर यूज़ इन गार्डन्स। तो जैसे कि हमको पानी को क्या करना है, हमको कंपोस्ट को वेस्ट कर, है ना, जो भी वेस्ट है कंपोस्ट है उसको वी कैन कंपोस्ट वेस्ट, जो भी वेस्ट है हमारे यहाँ घर के जो सब्जी वगैरह निकलते हैं, जो भी हमारे यहाँ का जो गीला कचरा निकलता है, हम उसको कंपोस्ट बना सकते हैं और जो वेस्ट वाटर है इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं और गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आरओ का वाटर हो गया, या सब्जी धोते हैं तो वो पानी हो गया, सब्जी धोने के बाद और दाल चावल धोने के बाद जो पानी हो तो न्यूट्रिएंट रिच भी होता है, तो अगर वो पानी हम पौधों को डालेंगे तो पौधों के लिए भी अच्छा है और हमारे जो पानी है उसका रीयूज़ भी हो गया। तो वी नीड टू रीयूज़ रिसाइकल इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको हमको रीयूज़ करने की ज़रूरत है, रिसाइकल करने की ज़रूरत है। वी नीड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिवर्स टू इंश्योर दैट दे डू नॉट डाई। और हमको ज़रूरत है कि जो वॉल्यूम है वाटर का रिवर्स में वो अच्छे से रहे, ताकि नदियाँ कहीं सूख ना जाए, नदियों का अस्तित्व कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो वी नीड टू मेंटेन द प्रोसेस ऑफ वाटर रिन्यूएबल बाय प्रिवेंटिंग डिस्ट्रप्शन इन द नेचुरल वाटर साइकिल। तो हमको जो वाटर है उसको मेंटेन करके जरूरत रखने की ज़रूरत है, रिन्यूएबल के प्रोसेस करने की ज़रूरत है, प्रिवेंट करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो नेचुरल वाटर साइकिल है वो कहीं
खराब ना हो जाए। Hence it is important to keep renewable cycle of resources in mind if you wish to use them judiciously. Resources must renew naturally. Similarly, we should use groundwater only to the extent that it reaches naturally, otherwise the water table will fall. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रिन्यू करें जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल, उसको हम जुडिशली मतलब सोच समझ के समझदारी के साथ यूज़ करें ताकि वो नेचुरली रिन्यू हो सके, समय के साथ वो डिप्लीट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। और सिमिलरली जो ग्राउंड वाटर है हम उसको एक एक्सटेंड तक यूज़ करें ताकि वो रिचार्ज हो सके नेचुरली। ओवर करते रहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमको वाटर टेबल जो है उसका नीचे स्तर ना आए वो हमको देखना है। उसके बाद हमको देखना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।